तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक 1, जिसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। असली में चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है वैसे तो, अगर हम प्रैक्टिकली पढ़ें तो, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा आगे खिसका दिया। और ये अभी भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल थ्योरी है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको डिफिकल्टी आने वाली नहीं है, ठीक है। फटाफट पढ़ते हैं टॉपिक को और फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं बच्चों। तो बच्चों, टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन, सॉरी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कोई भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं तो किस पर्टिकुलर केमिकल प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, लॉ ऑफ या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। बात क्लियर है? तो क्या बोला मैंने, जब भी रिएक्टेंट्स मिलके कंबाइन होके अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो कौन सी प्रक्रिया को, कौन से प्रोसेस को, कौन से लॉ को वो फॉलो करेंगे, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। इसमें देखो अलग अलग टाइप के लॉज हैं। पहला लॉ देखते हैं हम। तो पहला जो इसमें लॉ आएगा वो आएगा कौन सा बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत चंपू सा लॉ है। देखो पहले किसने दिया था, गिवन बाय लेविसिर, ठीक है, 1789 में दिया था। ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेना एक बार, ये इन्होंने दिया था, याद रखो। और ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या फिर आप इसको थोड़ा सा और अगर प्रैक्टिकल सेंस में बोले तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये सिंपल सा लॉ ये कहता है कि जो रिएक्टेंट साइड में जितना रिएक्टेंट का जो मास होगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होगा। बात क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर 10 ग्राम प्लस 20 ग्राम करके हमने रिएक्टेंट मिलाए हैं तो प्रोडक्ट भी आपके पास 30 ग्राम ही मिलेगा, ठीक है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये कहता है आपका लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास इज कंजर्व थ्रू आउट द रिएक्शन। हम एक और लाइन लिख सकते हैं क्या बच्चों, मास इज कंजर्व थ्रू आउट द रिएक्शन। रिएक्शन में कुछ भी हो बट मास जो होगा बच्चों वो क्या होगा, सेम रहेगा रिएक्शन का। मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपने जितना लिया है राइट हैंड साइड भी उतना ही होगा। बहुत चंपू सा लॉ है ये आप बचपन से ही जानते हो, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लॉ नंबर 2 पर। अब बच्चों लॉ नंबर 2 क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ नंबर 2 क्या है बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बहुत ही सिंपल सा लॉ है, स्टेटमेंट पे मत जाओ, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत आसान है। गिवन बाय किसने दिया था, प्राउस ने दिया था बच्चों। स्टेटमेंट में मत जाओ, क्या लिखा है ये, इन अ गिवन कंपाउंड द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। असली में है क्या, मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने पानी लिया, पानी जानते हो, पानी का मॉलिक्यूल होता है H2O, फॉर्मूला होता है H2O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O। अब पानी चाहे आप नलके का पियो या नलके से ऑब्टेन करो, नलका समझ में आता है, आप टैप वाटर लो, रिवर से लो, ठीक है, बिस्लरी की बोतल से लो, अमेरिका से लो, ठीक है, कहीं से भी लो, पानी का मॉलिक्यूल तो क्या होगा बच्चों, H2O ही होगा। क्या मेरी बात क्लियर है या नहीं आ रही मेरी बात समझ में? सिमिलरली आप कोई भी गैस लो, मान लो आपने ऑक्सीजन गैस ली। अब ऑक्सीजन गैस चाहे आप किसी रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट के तौर पे लो या फिर आपके नेचर से लो, आप कहीं से भी लो, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होगा, O2 होगा। सिमिलरली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे आप C+O2 करके CO2 बनाओ, चाहे आप कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन करके CO2 बनाओ, चाहे आप नेचर में जो CO2 प्रेजेंट है वहां से CO2 बनाओ, आप कहीं से भी CO2 को बनाओ, मतलब कहीं से भी CO2 निकालो तो फॉर्मूला क्या होगा, CO2 यही होगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी लो, फॉर्मूला सेम रहेगा, एलिमेंटल फॉर्म में या कंपाउंड फॉर्म में वो सेम रहेगा, ठीक है। यही कहता है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। सिंपल सा है। अगर आप यहाँ H और O के बीच में अगर आप इनका मास का रेशो निकालें, क्लियर है, तो हाइड्रोजन का कितना मास है मेरे को बताओ, हाइड्रोजन का कितना मास है, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 2 का कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन कितना है 16, तो कितने रेशो में 1:8।
इसका मतलब क्या है, ये कहना चाहता है कि आप वाटर मॉलिक्यूल चाहे आप अमेरिका से लो, ब्राजील से लो, इंडिया से लो, नाले का लो, समुद्र का लो, कहीं का भी लो, वाटर जो मॉलिक्यूल होगा, वाटर जो होगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा वो 1:8 का होगा। क्या बोला मैंने, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होगा वो क्या होगा बच्चों, 1:8 का होगा। यहाँ ये बात क्लियर है आपको। सिमिलरली आप इसमें भी निकाल सकते हो, कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है याद करो 16, 2 का कितना हो गया 32, डिवाइड करो कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, 3:8। तो इसका मतलब क्या है, चाहे आप CO2 C+O2 करके बनाओ, चाहे आप CO2 कंबशन से बनाओ किसका, हाइड्रोकार्बन का, चाहे आप CO2 कहीं और तरीके से बनाओ, चाहे आप CO2 रिलीज करो, सब में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा वो क्या होगा 3:8 होगा। ये आपके पास बच्चों क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बहुत आसान है। क्या कहता है, इन अ गिवन कंपाउंड, जो भी आपको कंपाउंड गिवन है, द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर उनका वेट के अकॉर्डिंगली उनका हम क्या निकाले, रेशियो निकाले, तो हमेशा सेम आएगा, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर या इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। वो लोकेशन या नेचर पे डिपेंड नहीं करता उसके, ठीक है, चाहे वो सॉलिड में लो, लिक्विड में लो, गैस में लो, कहीं से भी लो, बस अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा बच्चों, 3:8 का होगा। क्या मेरी बात क्लियर है। ये आपका हो गया लॉ नंबर 2, जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बहुत आसान था। अब आते हैं बच्चों लॉ नंबर 3 पे, ठीक है। अब बच्चों आपके पास तीसरा लॉ है। देखो मैं आपके वीडियो पॉज करके पहले आपके लिए लॉ लिख देता हूं, ठीक है। तो अब आपके पास तीसरा लॉ है बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब तक हम 2 लॉ देख चुके हैं बच्चों। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब आएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये दिया था किसने बच्चों, जॉन डेल्टन ने। जॉन डेल्टन आप जानते हैं जिन्होंने एटम की भी डिस्कवरी की थी, उन्होंने दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। सब लॉ के स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि स्कूल के एग्जाम्स में जब आपका चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट होगा तो वहां पे ये लॉस पक्के पूछे जाएंगे। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है वो है ये वाला, और सेकंड वाला जो मैंने बताया था लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। आगे भी आएंगे आपके पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, बट स्कूल वाले उसको कंपैरेटिवली, बहुत सारे स्कूल्स मैंने देखा कंपेयर किया है, तो बहुत सारे स्कूल्स उनको देते ही नहीं है, पढ़ाते ही नहीं है। तो अभी तो हम ये 2 पढ़ लेते हैं पहले, इसके आगे मैं आपको सारे पढ़ा दूंगा। तो फटाफट पढ़ते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा सारा है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर क्या कह रहा है, फिर मैं आपको स्टेटमेंट समझाऊंगा। स्टेटमेंट आपको कैसे याद करना है, जब आपको एक बार एग्जाम्पल की अच्छी पकड़ हो जाएगी तो आप स्टेटमेंट भी अपने आप उसको प्रोड्यूस कर लेंगे एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो ये क्या कहता है, मैं आपको सीधा सा एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लो आपके पास एक कंपाउंड है जो कि 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। क्या बोला बच्चों मैंने, एक कंपाउंड है आपके पास जो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। जैसे कि मान लो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके कंपाउंड बना है। क्या बोला मैंने, एक कंपाउंड बना है बच्चों जो किस किस से मिलके बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। अब कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं, मोर देन 1 कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो मान लो 2 कंपाउंड बन सकते हैं, एक आपने सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और एक सुना होगा आपने कार्बन डाइऑक्साइड। सुना होगा बच्चों आपने कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब ये क्या कह रहा है, अगर मैंने एक का मास फिक्स कर दिया, एक का मास, अब देखो कार्बन यहाँ पे कितने हैं 12, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 16। एक बार देखते हैं कार्बन कितने हैं 12, ऑक्सीजन कितने हैं 16, और यहाँ पे कार्बन कितने हैं 12 और ऑक्सीजन कितने हैं 32। तो फिक्स मास किसका है बच्चों, कार्बन का। अगर मैंने बच्चों क्या बोल रहे हैं, अगर मैंने कार्बन का मास फिक्स कर दिया, मतलब एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया, तो जो दूसरा एलिमेंट होगा इन दोनों कंपाउंड्स में, अगर इनके मास का हम रेशो निकालें तो ये कैसा रेशो आएगा, हमेशा होल नंबर रेशो आएगा। सुनना बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वापस बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। हमने क्या लिए बच्चों, 2 एलिमेंट लिए और उनसे मिलकर कैसे कैसे कंपाउंड्स बन सकते हैं ये एनालाइज किया। तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर 2 टाइप के कंपाउंड्स बन सकते हैं, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड CO और एक है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16। यहां कार्बन मास होता है 12 और 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32।
अब आपको एक एलिमेंट का मास फिक्स रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन 12 है, यहाँ पे कार्बन 12 है। आपने अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स रखा और बाकी दूसरों को कंपेयर किया, तो जब हम इन दोनों के मास को कंपेयर करेंगे और रेशो निकालेंगे, तो इनका रेशो का जो नंबर आएगा वो हमेशा होल नंबर में आएगा। होल नंबर मतलब जैसे ये 1 निकला और ये 2 निकला। बात क्लियर है? ये कहता है बच्चों आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन विच वॉज गिवन बाय जॉन डल्टन। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। When two elements combine to form two or more chemical compounds, अगर दो एलिमेंट्स मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाने की कोशिश करते हैं, then the mass of one of the elements which combine with the fixed mass of the other, ठीक है, bear a simple ratio to one another। इसने क्या बोला? तब एक एलिमेंट का मास, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें दूसरे एलिमेंट से जिसका मास किसका है? फिक्स्ड है। क्या है बच्चों? फिक्स्ड है। ये मैंने बताया ना फिक्स्ड है, 12-12 फिक्स्ड है। तो अगर फिक्स्ड मास होगा तो कैसा रेशो आएगा बच्चों? सिंपल होल नंबर रेशो आएगा। सिंपल होल नंबर रेशो आएगा बच्चों, यहाँ होल नंबर लिख सकते हो, सिंपल रेशो लिख सकते हो, टू वन अनदर। बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? यहाँ पे आप होल नंबर भी लिख सकते हो, सिंपल होल नंबर रेशो टू वन अनदर। यहाँ तक बात क्लियर है? इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तब ये और अच्छे से क्लियर होगा आपको। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। तो बच्चों नाइट्रोजन अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्लास 11th में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर मतलब बुक नंबर 2 में पढ़ेंगे हम। चैप्टर है जो आपका पी ब्लॉक, वहां पे ग्रुप 15 जब पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन कंपाउंड्स, तो वहां पे हम नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके 5 टाइप के कंपाउंड्स बन सकते हैं। क्या बोला मैंने? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके 5 टाइप के कंपाउंड्स बन सकते हैं। कौन कौन से? N2O, NO, NO2, या इसको आप ऐसे लिख लो N2O3, N2O4 और N2O5। ये 5 टाइप के आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कंपाउंड बन सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? NO2 भी बोलते हैं। अगर इसको 2 का डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? NO2 हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर 5 टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं बच्चों, N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। ठीक है, अभी समझना नहीं है क्यों बने कैसे बने, बस ये बात ध्यान रखना है कि ऐसे 5 टाइप के कंपाउंड्स बन सकते हैं। अब इन पांचों में हमें देखना है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है और कैसे लग रहा है। ठीक है, चलो बच्चों, तो यहां पे हम लिखते हैं नाइट्रोजन का मास और यहां लिखते हैं हम ऑक्सीजन का मास। ठीक है बच्चों, एक सेकंड को। तो बच्चों निकालो फटाफट इसका मास निकालो। नाइट्रोजन का मास होता है बच्चों 14 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो कितना हो गया बच्चों? 28 और एक ऑक्सीजन का 16। ये नाइट्रोजन के मास है, ऑक्सीजन के मास है। यहाँ एक नाइट्रोजन है तो 14, एक ऑक्सीजन है तो 16। यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो 28 और ये है तो क्या हो गया? 3 ऑक्सीजन है तो 16 3 48। ये कितना हो गया? 28, 64 और ये कितना हो गया? 28 और 80। यहां तक मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? अब समझने की कोशिश करो बच्चों, मैंने क्या बताया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि आपको एक का मास फिक्स रखना है और बाकी दूसरे को कंपेयर करने। देखो यहाँ नाइट्रोजन 28 28 28 28 फिक्स है, बस इस वाले को छोड़ के इसमें 14 है। बाकी सब में नाइट्रोजन 28 28 28 28 28 है इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब में नाइट्रोजन 28 28 है। तो नाइट्रोजन को आपको जो फिक्स करना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां ये 14 है तो पूरी की पूरी इस पूरे में क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 28 और ये कितना हो जाएगा? 32। अब बताओ सारे सारे ऊपर वाले सेम हो गए और अब नीचे वालों को कंपेयर करो। तो पहले वाले में 16, फिर 16, फिर दूसरे वाले में 32, फिर तीसरे वाले में 48, चौथे वाले में 64 और पांचवें वाले में 80। सब 16 से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो 1:2, 1:3, 4, 5। ये आपका हो गया बच्चों क्या? सिंपल होल नंबर रेशो। ये आपका सिंपल होल नंबर रेशो हो गया बच्चों। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या कर रहा है? ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां ये गलती मत करना कि इसको मल्टीप्लाई करना भूल गए बच्चों। इंपॉर्टेंट बात यही है मल्टीपल प्रोपोर्शन में कि एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट रहेगा, तब दूसरे के जो एलिमेंट्स होगा
उनका मास एक सिंपल होल नंबर रेशो में आएगा, ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशो में आएगा। बट आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना पड़ेगा। इन सब केसेस में तो 28 था, बट इस केस में 14 था। तो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को या दोनों एलिमेंट्स के इस पर्टिकुलर कंपाउंड के 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट नाइट्रोजन का जो मास हो जाए वो कितना हो जाए, 28 हो जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? ये आपका खत्म होता है बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं चौथा लॉ, जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये दिया था बच्चों रिक्टर ने, और ये है इसका स्टेटमेंट, इसका लॉ। बहुत बड़ा लॉ है, बहुत मुश्किल लगेगा आपको। एक एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी, ध्यान रखना सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लॉ यही है बच्चों। स्कूल वाले हालांकि ये बहुत कम देते हैं, बट समझना तो हमारे को जरूरी है ही। तो एक बार मैं आपको उसको समझा देता हूँ होता क्या। तो उसमें करना क्या आपको, इसमें आपको 3 एलिमेंट्स लेने एक साथ, 3 एलिमेंट्स आपको लेने। तो हम पहले एक सिंपल एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने एलिमेंट्स लिए हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है, और इनके बीच में ऐसे आपने डंडी बना दी, इनका इंटर रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में क्या कंपाउंड बन सकता है, बताओ। इसके बीच में कंपाउंड बन सकता है H2S। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा कंपाउंड बन सकता है, इसके बीच में कंपाउंड बन सकता है SO2। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या कंपाउंड बन सकता है, वो बन सकता है H2O। यहां तक मेरी बात क्लियर है? पहले आपको ये देख लेना है कि किसके बीच में क्या क्या कंपाउंड बन सकता है। क्लियर? अब आपको इन तीनों एलिमेंट्स में एक एलिमेंट ऐसा लेना है जिसका आपको मास फिक्स रखना है। क्या बोला मैंने? इन तीनों में से आपको एक एलिमेंट ऐसा लेना है जिसका मास आपको फिक्स रखना है। तो फॉर एग्जांपल ने सल्फर को फिक्स एलिमेंट ले लिया, तो सल्फर का मास आपको फिक्स रखना है, ठीक है। अब फिक्स कैसे रखना है मैं आपको समझाऊंगा। देखो पहले देखते हैं हाइड्रोजन और सल्फर, आप में इन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो, हाइड्रोजन और सल्फर को। कंपाउंड क्या बनेगा, H2S, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन कितना है, का मास कितना है, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 2 का 2, और सल्फर का कितना है बच्चों, 32। क्लियर है? तो बताओ मेरे को, बताओ H2S में अगर आप ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन कितना है, बताओ। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ये बात क्लियर है आपको? H2S में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और सल्फर कितना है, 32 है। और SO2 में ध्यान से देखो, SO2 में सल्फर कितना है, 32 है। और ऑक्सीजन कितना है मेरे को बताओ, ऑक्सीजन कितना है बताओ। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 32 हो गए। क्या मेरी बात क्लियर है? आपको क्या करना है, क्योंकि ये तो आपके पास फिक्स है, देखो SO2 में भी सल्फर 32 है और H2S में भी सल्फर 32 है, तो आपको निकालना है इन दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने कितने हैं, क्योंकि सल्फर तो फिक्स रखा है बच्चों, बताया ना मैंने, सल्फर फिक्स रखा है। तो देखो H2S में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और SO2 में ऑक्सीजन कितना है, 32 है। इसको फिक्स रख के इन दोनों का इंडिविजुअल निकाल लिया आपने। अब इन दोनों का जो इंडिविजुअल मास आया है उनका रेशो निकालना है आपको। तो यहां से आप इनका रेशो निकालोगे तो कितना आएगा, 2/32। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1/16। 1/16। यहां तक पूरा पार्ट क्लियर हो गया आपको? यहां तक पूरा पार्ट क्लियर हो गया? यह है क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। वापस समझाता हूं क्या हुआ। आपको 3 एलिमेंट्स लेने हैं, उसमें से एक एलिमेंट्स को फिक्स रखना है और बाकी 2 एलिमेंट्स को उस एलिमेंट से कंपेयर करना है। गिवन दैट कंडीशन क्या है, आपको सल्फर को फिक्स रखना है। जैसे इस केस में तो सल्फर का मास बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। यहां पे भी सल्फर कितना है, 32 है, एक ही सल्फर है। यहां पे भी एक सल्फर है जिसका कितना वेटेज है, 32 है। क्या बात क्लियर है? इसमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना वो निकाल लिया, और इसमें ऑक्सीजन का कितना ग्राम है वो निकाल लिया, ठीक है। दोनों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ग्राम निकाल लिए। अब आपस में इनके मास को हमें क्या करना है, रेशो में बनाना है। तो 2:32 आ गया, 1:16। यहां तक बात क्लियर है? यह है क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। अब देखो इंडिविजुअली देखो, इसको छोड़ो अब, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, H2O। और इसमें मेरे को बताओ रेशो कितना होगा, इसमें रेशो कितना होगा मेरे को बताओ, इस H2O में रेशो कितना होगा, हाइड्रोजन कितना है बताओ, 2, ऑक्सीजन कितना है, 16। तो कितना रेशो हो गया, 1:8। क्या बात क्लियर है मेरी? ये हो गया क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। एक तो पार्ट नंबर 1 में हमने क्या देखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो देखा, ठीक है। और पार्ट नंबर 2 में जो हमारे पास बन सकता है, एक्चुअल बन सकता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, उसका रेशो देखा। अब इन दोनों रेशोस को आपको कंपेयर करना है। सुनना, पार्ट नंबर 3 में क्या होगा,
इन दोनों रेशियोज को आपको कंपेयर करना है। तो आप किस किस को कंपेयर करोगे, 1/16 को डिवाइड करोगे 1/8 से। तो जब आप, या फिर 1/8 को 1/16 से कर लो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, बस आपस में इन दोनों को आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अब जैसे आप इनको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि जब हम इनका जब हम रेशो निकालेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा या तो वो 1 आएगा या फिर वो सिंपल होल नंबर रेशो में आएगा। सोचो, इतनी रामायण देखो, इतनी महाभारत, इतना सब कुछ करने के बाद निकला क्या, ये क्या बोला इसने कि जब हम इन दोनों का आपस में रेशियो करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो या तो क्या आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा, होल नंबर है ना 1 या फिर 2, या फिर किस में आएगा 1 आएगा, या फिर 1 आएगा, ठीक है। अब एक बार इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ 2 एलिमेंट्स, हमें 2 एलिमेंट्स लेने, ये रहे 2 एलिमेंट्स ए और बी, विच कंबाइन सेपरेटली, जो अलग अलग सेपरेटली कंबाइन करते हैं किससे, विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। सल्फर के फिक्स मास से कंपेयर क्या है, कंबाइन करते हैं सेपरेटली, इज आइदर सेम, वो सेम होगा, इनका जो मास आएगा, जो इनका ये जो 1/16 आया, ठीक है, जो रेशो आया, इस सेम और सिंपल मल्टीपल रेशो वो किसके बराबर या फिर किससे सिंपल रेशो में होगा, सिंपल मल्टीपल रेशो इन विच ए एंड बी कंबाइन विद ईच अदर। समझ में आया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना। जो ये एक फिक्स एलिमेंट से जो ये मिलके जो रेशो बना रहे हैं वो किसके या तो मल्टीपल रेशो में होगा या फिर किसके इक्वल होगा, जो ए और बी इंडिविजुअली जो क्या कर रहे हैं, अलग अलग क्या है आपका कंपाउंड बना रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है। चलें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। मैं ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट मिटा रहा हूं, एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला जो अब नया बता रहा हूं मैं, आई होप आपको समझ में आए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है बट आ जाएगा अगर आप ध्यान लगाओगे तो। और अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं किस किस के बीच में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। यहां लिया हमने कार्बन, यहां लिया हमने हाइड्रोजन और यहां लिया हम ऑक्सीजन। किसी को भी ले सकते हैं, लेना चाहो तो, कोई ऐसा आपके पास वो नहीं है कि आपको इन तीनों को ही लेना है या किसी को लेना है या फिर किसको फिक्स रखना है। आप जिसको भी रखोगे आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। अब देखो, कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनता है वो बनता है CH4, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो कंपाउंड बनता है वो बनता है H2O, कार्बन ऑक्सीजन से जो कंपाउंड बनता है वो होता है CO2। मैं क्या कर रहा हूं, हाइड्रोजन को फिक्स रख रहा हूं, बात क्लियर है। हाइड्रोजन को फिक्स कर रहा हूं, मतलब हाइड्रोजन सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अब देखो पहले CH4 में देखो, पहले CH4 में अगर आप पहले CH4 में देखोगे तो कार्बन कितनी है 12 और हाइड्रोजन कितनी है 4, कार्बन कितनी है 12 और हाइड्रोजन कितनी है 4, तो कार्बन इन CH4 कितना होगा मेरे को बताओ 12। यहां तक बात क्लियर है, बहुत इजी। अब H2O में देखो, अब H2O में कितने हैं मेरे को बताओ, H2O में हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 16। अब समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो यहां पे हाइड्रोजन थी 4, यहां पे हाइड्रोजन है 2, और मैंने क्या कहा है, हाइड्रोजन क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। बात सुनना मेरी, यहां पे हाइड्रोजन कितनी है 4, यहां पे हाइड्रोजन कितनी है 2, वहां पे सल्फर दोनों में फिक्स था, बट यहां पे देखो हाइड्रोजन 4 आ रही है, यहां पे हाइड्रोजन 2 आ रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को भी 4 करना पड़ेगा, और इसको 4 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। वापस सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे हाइड्रोजन है 4 और यहां पे हाइड्रोजन थे 2, दोनों में कोई मैच नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, सो डैट अब हाइड्रोजन कितनी हो गई आपके पास, 4 हो गई। इसको आपको फिक्स ही रखना है, अगर फिक्स नहीं हो पा रहा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स बढ़ाने पड़ेंगे। बात क्लियर है। तो इसके आगे आपने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब मेरे को तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 हो गया 2 हो गए, सोच के बताओ ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 या 2। ऑक्सीजन बच्चों आप कितने हो गए, 2। पहले कितने थे 1, बट अब आपने मॉलिक्यूल्स कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2। तो मेरे को बताओ इसमें ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, H2O में 1 ऑक्सीजन था तो कितना मास था 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना। वापस सुनो, यहां पे हाइड्रोजन थे 4, यहां पे हाइड्रोजन थे 2, और हाइड्रोजन को लेना हमें फिक्स, तो हमने क्या कर दिया, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए वाटर के। क्लियर है, जब हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे वाटर के तो क्या हो जाएगा, तब जब 2 मॉलिक्यूल्स वाटर लेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन हो जाएंगे 2, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा 32, क्योंकि 1 का कितना होता है 16 होता है। वेरी गुड।
अब इनको आपस में रेशो निकालेंगे तो C/O कितना होगा बताओ, 12:32 विच इज इक्वल टू 3:8। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट। और क्या कहता है, जब ये इंडिविजुअली अलग अलग जब ये दोनों मिलते हैं तो इनका रेशो क्या होगा बताओ। तो इंडिविजुअली जब ये मिलते हैं तो किस फॉर्म में मिलते हैं, CO2, इसमें कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 32, तो कितना हो गया 3:8। अब देखो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे 3:8 डिवाइड बाय 3:8 तो आंसर क्या आएगा बताओ, क्या 1 आ गया, क्या आंसर, क्या आंसर बच्चों 1 आ गया, क्या आंसर 1 आ गया। तो जी हाँ बच्चों, ये समझ में आ गया आपको कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, कि आप पहले इधर से रेशियो निकालोगे, फिर इंडिविजुअल रेशियो निकालोगे और फिर कंपेयर करोगे, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों फिर हम आज की क्लास यहीं तक ही करते हैं, ठीक है। अभी गेल-ल्यूसेक लॉ और बचा है, बट कोई बात नहीं, वो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं वैसे, बट वापस करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस संडे को आप पूरा रिवाइज करें, क्वेश्चंस की नंबर बढ़ाएं और प्लीज पढ़ते रहें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहें, बाय बाय।